तो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए वीकली टेस्ट 1 और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका आंसर आप लोग अपने से लगा करके अपना पता खुद करेंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन आप लोग का सही होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल जो कोड है, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जी हाँ, हमें लगे रहना है, कभी भी नहीं रुकना है, हमारा भी दौर कभी आएगा और हम भी अपने सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और फिर बनाने के बाद में अपना खुद पता कीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ। फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कितना सही हुआ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोग के लिए पहला जो क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम मानसून, बी है पूर्वी मानसून, सी है प्रवर्ती मानसून और आपका जो डी है वो उत्तर पश्चिम मानसून। ठीक है, तो भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर लगाएंगे। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद आपका 50। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये अनुच्छेद 49 में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद आपका 49 में वर्णित है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। जी हाँ, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए है स्ट्रोंसियम, बी है आपका सोडियम, सी है बेरियम और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आतिशबाजी का जो हरा रंग होता है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका हरे रंग होने का कारण आतिशबाजी में जो है बेरियम होता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लूनर कास्टिक के नाम से किसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिल्वर क्लोराइड, बी है सिल्वर आयोडाइड, सी है सिल्वर नाइट्रेट और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो लूनर कास्टिक के नाम से आप लोग को पता होगा कि सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको सी को टिक कर लेंगे। ठीक है, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, युकाटन जल संधि और आपका जो अगला ऑप्शन है चौथा जो है पाक जल संधि। ठीक है, तो जल संधि बताना है, अंडमान सागर एवं चीन सागर को जोड़ती है। तो 5वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलक्का जल संधि जो होता है वो किसको किसको जोड़ता है, तो अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। आते हैं अगले क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन ए है आपका HNO3, बी है KMNO4, सी है HNO2। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन डी है वो है प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरह, ऑक्सीडेशन आप लोग को पता होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकलना। उसी तरह से रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, तो दोनों की तरह व्यवहार करने वाला जो इसमें से आपका यौगिक हो जाएगा वो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। HNO2 जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की तरह बिहेव करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था। जी हाँ, क्वेश्चन है भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है आपका बीम कैडफिसेस, बी है कुजुल कैडफिसेस, सी है कनिष्क और डी है हुविस्क। ठीक है, तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुडुल कड़फिसेस ने ये कुषाण वंश की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको स्टार लगा लेंगे। ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सी है आपका नीना डी कुन्हा, और जो ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था, तो उसमें से जो आपका पुर्तगाली था वो था नीना डी कुन्हा। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर नाम याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है आपका, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दोनों जो लोकसभा होते हैं और जो संसद की जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है उपराष्ट्रपति, और आपका डी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। ठीक है, तो 90 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां जो प्रश्न है आपका, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होता है? वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, पुनः बजट को संशोधित करके लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, और डी है आपका सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए पूछ सकता है, तो आप लोग जरूर इसको याद रखें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। केवल एक मंत्री को ही नहीं देना पड़ता है, पूरे कैबिनेट के मंत्रियों को, यानी कि पूरे मंत्रिमंडल जो होता है वो सब इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्यों की संख्या का, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/6 होता है, 1/10 होता है, 1/12 होता है, या फिर आपका 1/3 होता है? ये जो डी ऑप्शन जो है वो आपका 1/3 है। ठीक है, तो 11वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखेंगे इसको, बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से किसकी इकाई नहीं होती? घनत्व का, सापेक्षिक घनत्व का, विस्थापन का, या दाब का? तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कह रहा है, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो शेरशाह सूरी से युद्ध संबंधित नहीं है वो आप लोग को बताना है। आपका ऑप्शन ए है आपका चौसा का युद्ध, बी है सूरजगढ़ का लड़ाई, और सी है बिलग्राम का युद्ध, और डी है सामूगढ़ की लड़ाई। तो इसका बताना था कि कौन सा युद्ध जो है शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, सामूगढ़ की लड़ाई जो है वो शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। उसके बाद आना है कि कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। ठीक है, तो इसमें पहला ए है आपका मावलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। इंटाकी नेशनल पार्क ये आपका नागालैंड में पड़ता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मुरलेन नेशनल पार्क ये भी आपका मिजोरम में है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो आपका बलफक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, तो बलफक्रम नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में नहीं पड़ता है, ये आपका कहाँ पड़ता है? मेघालय में। तो यही आपका गलत हो जाएगा, और ये गलत पूछ रहा था, असत्य है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 15 कह रहा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? ये बताना है आपको। भार व द्रव्यमान दोनों समान रहते हैं, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। भार व द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, द्रव्यमान बदल जाते हैं परंतु भार उसका समान रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहता है। तो ये मैं इसलिए सारे ऑप्शन को पढ़ रहा हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़ के लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ये जो है आपका क्षेत्रीय परिषदों के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है केंद्रीय गृह मंत्री और डी है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि क्षेत्रीय परिषदों का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है वो, ये पूछ रहा था कि कौन होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री आपका क्या होता है, इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य क्या है? तो बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सरकार को लोक नीति को बढ़ावा देना, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, शिक्षा में सुधार लाना, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना, ये आपका बटलर कमेटी 1927 का मुख्य उद्देश्य था, तो ये आप लोग याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस पे स्टार लगा लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूना समझौता किस उद्देश्य से किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के उद्देश्य से, दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने से, गोलमेज सम्मेलन को रद्द करना या फिर दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी को आप लोग टिक कर लेंगे, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, इसी से पूना समझौता का यही उद्देश्य था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपका है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर असमानता बताना है। ठीक है, दोनों धर्म में किस विषय पर असमानता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका पुनर्जन्म, बी है कर्म, सी है मोक्ष और डी है आत्मा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आत्मा पर दोनों में क्या पूछ रहा था, असमानता है। ठीक है, और यदि समानता पूछता है तो दोनों लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ये दोनों में समानता हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ये हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो कार्यकारी अध्यक्ष है, ऑप्शन ए है HL दत्तू को, बी है रंजन गोगोई को, सी है प्रफुल्ल चंद्र पंत को और डी है आपका श्री सुब्रमण्यम रमन को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको स्टार लगा लेंगे। ये कह रहा है हाल ही में RBI के प्रतिभागियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? ठीक है, तो एक बैंक है जिस पे 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21, और ये कौन कौन से बैंक है आपका, ऑप्शन देखें, SBI पर लगाया गया है, एक्सिस बैंक पे लगाया गया, ICI बैंक पे लगाया गया, IDBI बैंक पे लगाया गया। ठीक है, तो 3 करोड़ का जुर्माना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक पे लगाया गया है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो है ये आपका कह रहा है मेफ्लावर 400 क्या है। ठीक है, तो मेफ्लावर 400 क्या है, एक तितली की नई प्रजाति है, नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित पनडुब्बी है, वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ठीक है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये एक जो मेफ्लावर 400 जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो हाल ही में BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सीनियर मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जो है महिला क्रिकेट टीम द्वारा जो कोच नियुक्त किया गया है वो ऑप्शन देखे क्या है, अजय जडेजा को, उसके बाद रमेश पवार को, जाहिर खान को या प्रवीण कुमार को। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 23 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमेश पवार जी को जो है भारतीय महिला का कोच नियुक्त किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका मई 2021 में किस भारतीय मूल के लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार, ठीक है याद रखेंगे, 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार स्टार लगा लेंगे, किनको दिया गया है? डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को, अवनी दोषी को, जसविंदर बिलान को
और जो चौथा ऑप्शन है वो जैनब प्रिया डाला को, ठीक है। तो शेख जायद जो बुक पुरस्कार है वो दिया गया आपका, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है, इसको याद रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपका प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है पर कैपिटा इनकम? तो सबको पता होगा कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से आपका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये था आज का हमारे 25 क्वेश्चन का वीकली टेस्ट जो कंप्लीट हुआ। आप लोग हमारे चैनल को, यदि हमारे चैनल पे जुड़े हो तो हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग यदि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ आंसर के साथ अवेलेबल करा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।